डिस्क्लेमर, इस स्टोरी के किसी भी हिस्से को वास्तविक जीवन की घटनाओं या लोगों के साथ जोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यह स्टोरी केवल मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। चैप्टर 31, अंतिम कसौटी। कमल के हृदय में रखा क्रिस्टल अब हल्के हल्के चमक रहा था। रोशनी और अंधेरा उसके चारों ओर घूमते हुए किसी अनदेखी लय में शब्द बुन रहे थे। अन्वी ने कान लगाकर सुना, मानो कोई आवाज भीतर से कह रही हो, ताकत पाना आसान है, पर उसे थामने के लिए दिल का संतुलन चाहिए। अपनी सच्चाई दिखाओ, जो तुम सचमुच हो और जो तुम छोड़ने को तैयार हो। आरव ने गहरी सांस ली। ये हमसे त्याग मांग रहा है, लेकिन क्या? अन्वी ने उसकी ओर देखा। शायद वही जो हमें सबसे प्रिय है, या वो डर जिसे हम अब तक दबाते आए हैं। क्रिस्टल की चमक अचानक तेज हुई और दोनों के सामने एक द्वार सा खुला। वे एक एक कदम अंदर बढ़े। अंदर एक विशाल कक्ष था। दीवारें नीली लपटों और सुनहरी धारियों से जगमगा रही थी। मध्य में एक गोलाकार मंच था, जिस पर उनकी दो परछाइयां खड़ी थीं, आरव की और अन्वी की। उन परछाइयों ने बोलना शुरू किया। तुमने साहस दिखाया, अतीत छोड़ा, लेकिन असली ताकत पाने के लिए तुम्हें ये तय करना होगा कि तुम्हारा मार्ग किस मूल्य पर चलेगा। तुम नेतृत्व कर सकते हो, पर क्या तुम अपने मन का बोझ पीछे छोड़ सकते हो? आरव की परछाई ने पूछा। क्या तुम हमेशा अपनी जिम्मेदारी को अपने सुख से ऊपर रख पाओगे? अन्वी की परछाई ने फुसफुसाया। क्या तुम अपने दिल की नरमी को ताकत में बदल सकोगी, बिना अपनी आत्मा खोए? आरव और अन्वी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनकी आंखों में वही भरोसा था जिसने अब तक उन्हें हर मोड़ पर संभाला था। आरव ने हाथ बढ़ाकर कहा, हम में से कोई अकेला नेता नहीं होगा। हम दोनों मिलकर रास्ता तय करेंगे, और जो कीमत मांगी जाएगी, हम उसे बांटेंगे, जैसे अब तक हर डर बांटा है। अन्वी मुस्कुराई, उसकी आंखों में चमक थी। ताकत किसी एक की नहीं, हमारी साझी होगी। अगर हमें कुछ छोड़ना है, तो हम वो छोड़ेंगे जो हमें अलग करता है, अहंकार, डर, संदेह। हम उन्हें यहीं छोड़कर आगे बढ़ेंगे। उन्होंने हाथों को जोड़कर मंच के बीच रखा। क्रिस्टल से सुनहरी किरणें निकलीं और उनके चारों ओर घूमने लगी। रोशनी धीरे धीरे उनके दिलों में उतर गई और उनके शरीर हल्के हो गए। अचानक मंच हिलने लगा और दीवारों पर बने चिन्ह एक एक करके चमकने लगे। आवाज आई, तुमने सही चुना। ताकत अब तुम्हारे भीतर है, पर याद रखो, इसका संतुलन बनाए रखना ही तुम्हारी असली चुनौती होगी। रोशनी मिटते ही आरव और अन्वी एक बार फिर घाटी में खड़े थे। कमल अब पूरी तरह खिला हुआ था और क्रिस्टल उनके सामने स्थिर था, शांत, पर भीतर अनगिनत रहस्यों के साथ। घाटी के ऊपर सूरज उगने लगा था। सोने सी रोशनी घाटी को ढक रही थी और छायाएं पीछे हट रही थी। आरव ने अन्वी का हाथ थाम कर कहा, हमने शक्ति पाई है, लेकिन सफर अभी बाकी है। अब हमें इसे सही राह में इस्तेमाल करना सीखना होगा। अन्वी ने सिर हिलाया। हाँ, और हमें ये भी तय करना होगा कि इससे किसकी रक्षा करेंगे और किन सचों को उजागर करेंगे। दूर घाटी के किनारे ऋषि, सिया और वीर की परछाइयां दिखाई दी। वे इंतजार कर रहे थे, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रहे हों, अब तुम लौट सकते हो, पर नई जिम्मेदारी के साथ। आरव और अन्वी ने क्रिस्टल की ओर आखिरी बार देखा, फिर हाथों में हाथ डालकर घाटी से बाहर जाने के रास्ते की ओर कदम बढ़ाए। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 32, घाटी से बाहर की चुनौती। घाटी पर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। क्रिस्टल अब शांत था, पर उसकी आभा अभी भी उनके चारों ओर बसी थी, जैसे वह उनकी नसों में बह रही हो।
आरव ने चारों ओर देखा। झरनों से गिरता पानी सूरज की किरणों में चमक रहा था। सब कुछ कितना बदलावदला लग रहा है, उसने फुसफुसाया। अन्वी ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। शायद असल में बदला नहीं है, बस हमारी नजर बदल गई है। दोनों ने घाटी के किनारे खड़े ऋषि, सिया और वीर को देखा। तीनों के चेहरों पर राहत भी थी और चिंता भी। ऋषि आगे बढ़े, तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हें ये ताकत दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करनी होगी। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन पहले तुम्हें घाटी से बाहर निकलना होगा, और ये हिस्सा आसान नहीं होगा। घाटी से बाहर जाने वाला रास्ता एक पत्थरीली ढलान से होकर जाता था। चारों ओर धुंध थी और कभी-कभी दूर से अजीब सी सीटी जैसी आवाज सुनाई देती थी। वीर ने अपनी तलवार कमर से निकाल ली। ये आवाज मुझे पसंद नहीं आ रही, उसने धीरे से कहा। कुछ देर बाद उन्हें चट्टानों पर उकेरे गए चिन्ह दिखने लगे, वही चिन्ह जो उन्होंने क्रिस्टल की गुफा में देखे थे। अन्वी ने उन्हें छूकर महसूस किया, ये चेतावनी है। शायद यहाँ कुछ हमें परखने वाला है। जैसे ही वे आगे बढ़े, जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। धुंध के बीच से काले साए उभरने लगे, घोड़ों जैसे आकार, पर उनके शरीर हवा की तरह पारदर्शी। ऋषि ने मंत्रोच्चार शुरू किया। ये घाटी के रक्षक हैं। इन्हें यकीन दिलाना होगा कि हम शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेंगे। रक्षक साए एक वृत्त बनाकर उनके चारों ओर घूमने लगे। हर एक की आंखें नीले जुगनू सी चमक रही थी। आरव ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़ा। हमने ये ताकत स्वार्थ के लिए नहीं ली। हम वादा करते हैं कि इसका इस्तेमाल केवल रक्षा और सच को उजागर करने के लिए करेंगे। अन्वी ने हाथ उठाकर कहा, अगर हमारी नियत में जरा भी खोट है तो हमें यहीं रोक लो। पर अगर हम सच्चे हैं तो हमें जाने दो, ताकि हम उस अंधेरे को रोक सकें जो बाहर बढ़ रहा है। साए कुछ पल रुके रहे, फिर उनके भीतर से हल्की रोशनी निकली और उन्होंने धीरे धीरे रास्ता साफ कर दिया। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारा हृदय ही तुम्हारी ढाल है। याद रखना, अगली चुनौतियां और कठिन होंगी। रास्ता खुलने के बाद सभी ने घाटी की सीमा पार की। जैसे ही वे बाहर आए, सूरज की चमकदार किरणों ने उनका स्वागत किया। पहली बार आरव और अन्वी को अपनी नसों में बहती नई ऊर्जा का भार महसूस हुआ, वो ताकत जो अब उन्हें सही दिशा में इस्तेमाल करनी थी। अन्वी ने गहरी सांस ली, अब असली सफर शुरू हो रहा है। आरव ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, हाँ, और इस बार हम अकेले नहीं हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ हैं। सिया ने हंसते हुए कहा, और मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगी कि ये ताकत जितनी बड़ी है, जिम्मेदारी उससे भी ज्यादा है। सब हंस पड़े, पर उनके दिलों में एक गहरी गंभीरता भी थी। घाटी पीछे छूट चुकी थी, पर उसका रहस्य और सीख हमेशा उनके भीतर रहेगा। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 33, नई साजिश की परछाई। घाटी की आखिरी चट्टान पार करते ही उन्हें लगा मानो कोई बोझ हल्का हुआ हो। सूरज पूरी तरह निकल आया था, दूर पहाड़ों के बीच झीलें चांदी की तरह चमक रही थी। आरव ने क्रिस्टल को अपने बैग में सुरक्षित रखते हुए चारों ओर देखा। कितना अजीब है, यहाँ की हवा भी जरा अलग लग रही है, जैसे हम किसी और ही समय में लौट आए हों। अन्वी ने मुस्कुराकर उसकी कलाई दबाई। हम वापस हैं, आरव। अब असली इम्तिहान शुरू होगा। सिया और वीर आगे आगे चल रहे थे, जबकि ऋषि धीमे धीमे मंत्र जपते हुए पीछे चल रहे थे। पर उनके चेहरे पर एक अनजानी चिंता साफ झलक रही थी। पहाड़ों से उतरकर वे एक छोटे कस्बे के किनारे पहुंचे। कस्बा लगभग वैसा ही था जैसा आरव और अन्वी ने छोड़ा था,
पर बाजार के दरवाजों पर भारी भरकम गार्ड खड़े थे। हर ओर चौकसी का माहौल था। वीर ने धीरे से कहा, लगता है घाटी के बाहर की दुनिया भी अब उतनी सुरक्षित नहीं रही। सिया ने भौहें चढ़ाई, शायद किसी को खबर लग गई है कि हम शक्ति लेकर लौट रहे हैं। ऋषि ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। याद रखो, क्रिस्टल सिर्फ शक्ति नहीं, एक जिम्मेदारी है। जितने लोग इसके भले की सोचेंगे, उतने ही इसे हथियाने की कोशिश करेंगे। कस्बे के चौक में पहुंचते ही एक दूत उनके पास आया। उसने एक सील की हुई चिट्ठी ऋषि को सौंपी। चिट्ठी पर मोम की मुहर थी, जिस पर अनजानी आकृति बनी थी, आधा सूर्य, आधा सर्प। ऋषि ने सील तोड़ी, चुपचाप संदेश पढ़ा और चेहरा गंभीर हो गया। आरव ने पूछा, क्या हुआ? ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, कोई छाया परिषद नाम का गुप्त समूह है। उन्हें हमारे सफर के बारे में पता चल चुका है। वे मानते हैं कि क्रिस्टल की शक्ति उनके हाथ में आनी चाहिए, वरना वे हमें चैन से नहीं रहने देंगे। सिया ने दांत भींचकर कहा, तो अब हमारे पास छुपने का वक्त नहीं है, हमें सीधा सामना करना होगा। अन्वी ने सबकी ओर देखते हुए कहा, हम यहाँ लड़ने नहीं आए थे, लेकिन अगर किसी ने इस शक्ति का इस्तेमाल गलत मकसद के लिए करने की ठानी, तो हमें तैयारी करनी होगी। आरव ने सिर हिलाया, हमें लोगों को सच्चाई बतानी होगी। ताकत किसी की गुलामी के लिए नहीं, बल्कि सबकी भलाई के लिए है। ऋषि ने सुझाव दिया, पहले हमें सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी, वहीं हम क्रिस्टल को स्थिर करना सीखेंगे। उसके बाद परिषद के बारे में जानकारी जुटाएंगे। सिया ने हंसते हुए माहौल हल्का किया, तो मतलब अब हम आधिकारिक तौर पर हीरो मोड में हैं? सब मुस्कुरा दिए, लेकिन उनकी आंखों में एक साझा दृढ़ता चमक रही थी। जैसे ही समूह कस्बे के बाहर की सराय में रुका, पहाड़ की ऊंचाई से कोई उनका पीछा कर रहा था। काले लबादे में लिपटा एक आदमी, जिसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी। उसने धीरे धीरे फुसफुसाया, तो ये हैं वे लोग जिन्होंने क्रिस्टल को छुआ है। खेल अब शुरू होता है। उसके शब्द हवा में घुल गए और सराय की खिड़कियों में लगी मोमबत्तियों की लौ हल्के हल्के कांपने लगी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 34, परछाइयों का पहला वार। कस्बे के किनारे की पुरानी सराय अब उनका अस्थायी अड्डा बन चुकी थी। लकड़ी की दीवारों से हल्की धूप छनकर आ रही थी। आरव खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर के रास्ते पर नजर रख रहा था। अन्वी मेज पर क्रिस्टल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक रेखा बना रही थी। सिया ने एक नक्शा फैलाकर कहा, अगर परिषद सच में यहाँ तक पहुँच गई है, तो वे किसी को हमारे पीछे भेजेंगे। हमें पहले से तैयार रहना होगा। ऋषि ने गहरी सांस लेकर कहा, क्रिस्टल की ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर फैलने लगी है। जितने दिन हम यहाँ रहेंगे, उतना ही खतरा बढ़ेगा। वीर ने तलवार की धार देखी, तो हमें एक चारा भी तैयार रखना होगा, ताकि वे सीधे फंसे। दोपहर होते होते कस्बे के बाजार में एक अजनबी के आने की खबर मिली। कहते हैं, उसने सराय के मालिक से धीरे धीरे कुछ सवाल किए। क्या यहाँ कोई यात्री ठहरा है? 2 पुरुष, 2 महिलाएं और एक बूढ़ा। आरव को सूचना मिली तो उसका चेहरा सख्त हो गया। वे यहाँ तक पहुँच गए हैं। अन्वी ने कहा, हमें डरकर भागना नहीं है। यह हमारी परीक्षा है। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, तो आज थोड़ी मस्ती के साथ खेल खेलते हैं। उसने बाजार जाने का फैसला किया, ताकि उस अजनबी को नजदीक से देख सके। बाजार रंग-बिरंगी दुकानों से भरा था, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। सिया ने उस अजनबी को देखा, लंबा, काले लबादे में, और उसकी उंगलियां लगातार किसी अंगूठी को छू रही थी।
सिया ने हल्के से इशारा किया और वीर भीड़ के पीछे पीछे उसके करीब पहुंचा। अजनबी अचानक मुड़ा और सीधे वीर की ओर देखा। उसकी आंखों में अजीब सी नीली चमक थी। क्रिस्टल तुम्हारे पास है ना? उसने फुसफुसाकर कहा। वीर ने तलवार का मूठ थाम लिया। तुम गलत जगह आ गए हो, दोस्त। अजनबी ने जवाब में सिर्फ एक शब्द बोला, परिषद। और हवा में एक धुंध सी फैल गई। धुंध के बीच से उसने हाथ उठाया और अचानक चारों तरफ नीली चिंगारियां फैल गईं। सिया ने झटपट अपनी कमर से छोटे खंजर निकाले। लगता है ये जासूस सिर्फ जानकारी लेने नहीं आया। वीर ने आगे बढ़कर उसका वार रोका और दोनों में भिड़ंत शुरू हो गई। बाजार के लोग चीखते हुए भागने लगे। आरव और अनवी, जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे, भी तुरंत दौड़कर पहुंचे। आरव ने क्रिस्टल को पकड़ा और उसकी सतह पर उंगलियां रखीं। एक हल्की रोशनी फैली, जिसने धुंध को कुछ पल के लिए चीर दिया। जासूस पीछे हट गया, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। तुम्हें लगता है तुम जीत गए, उसने कहा। ये तो बस शुरुआत है। परिषद तुम्हारे लिए सब कुछ दांव पर लगा देगी। वो धुंध में लिपटा और आंख झपकते ही गायब हो गया। मुठभेड़ के बाद समूह सराय में लौटा। अनवी ने कहा, ये साफ है कि परिषद अब सीधे कदम उठा रही है। हमें सिर्फ बचाव से काम नहीं चलेगा। ऋषि ने क्रिस्टल के ऊपर हाथ रखकर आंखें बंद की। हमें इसे स्थिर करने के लिए प्राचीन वेदी ढूंढनी होगी। वहीं इसकी शक्ति सुरक्षित रह सकती है, आरव ने दृढ़ता से कहा। और हमें परिषद की ताकत का अंदाजा भी लगाना होगा। हम जितना उनके बारे में जानेंगे, उतना ही उन्हें रोकने का रास्ता मिलेगा। सिया ने हंसते हुए कहा। तो तय हुआ, हम वेदी की तलाश में निकलेंगे। लेकिन इस बार सावधानी दोगुनी होगी और हिम्मत भी। सबकी आंखों में थकान के बावजूद एक नई चमक थी। अब वे सिर्फ भागने वाले नहीं थे, बल्कि खेल के नियम बदलने वाले थे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 35, प्राचीन वेदी की ओर। भोर की पहली रोशनी के साथ ही सबने सराय छोड़ने की तैयारी कर ली। कस्बे की गलियों में हल्की धुंध तैर रही थी। आरव ने क्रिस्टल को कपड़े में लपेटकर अपने थैले में रखा और अनवी से कहा, आज से हमें हर कदम सोचना होगा। जासूस ने जो कहा, उसका मतलब है परिषद हमें और नहीं छोड़ेगी। अनवी ने उसकी ओर देखा, आंखों में दृढ़ता थी। तो हमें और मजबूत होना होगा, आरव। डर हमें नहीं रोक सकता। ऋषि, सिया और वीर भी तैयार थे। सिया ने हल्के से हंसकर माहौल हल्का किया। कम से कम ये तो अच्छा है कि अब हम किसी बोरिंग शहर में नहीं फंसेंगे। कस्बे से बाहर निकलकर रास्ता एक घने जंगल में जा रहा था। पेड़ों की शाखाएं आपस में जुड़कर एक सुरंग सी बना रही थी और पत्तियों के बीच से धूप की किरणें धरती पर नाच रही थी। ऋषि आगे आगे चल रहे थे। उनके हाथ में वे नक्शा था जो प्राचीन वेदी का रास्ता दिखाता था। कुछ दूर चलते ही वीर ने अचानक रुककर कान खड़े किए। तुमने वो सुना? सबने ध्यान लगाया। कहीं से हल्की फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे पेड़ आपस में कुछ कह रहे हों। ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, ये जंगल पुराना है। यहाँ की हर शाखा और पत्थर में इतिहास सोया हुआ है। सावधान रहना। थोड़ा और आगे बढ़ने पर उन्हें एक प्राचीन पत्थर दिखा, जिस पर अजीब से चिन्ह उकेरे हुए थे। सिया ने उत्साह से कहा, लगता है ये कोई पहेली है। अनवी ने उन चिन्हों पर उंगलियां फिराईं और धीरे धीरे बोली, ये शब्द शायद चेतावनी है। जो भी क्रिस्टल को ले जाता है, उसे अपने भीतर का सच उजागर करना होगा। आरव ने सोचा, तो वेदी तक पहुंचने के लिए हमें कुछ साबित करना होगा।
जैसे ही उन्होंने पत्थर के पास कदम रखा, उसके नीचे की जमीन हल्की सी हिली और पास का झरना अचानक गरजने लगा। झरने के पीछे से एक पत्थरीला दरवाजा खुला, जिसमें से ठंडी हवा का झोंका आया। सबने मशालें जलाईं और सावधानी से भीतर प्रवेश किया। गुफा की दीवारों पर पुराने योद्धाओं की तस्वीरें बनी थीं। कुछ क्रिस्टल की रक्षा कर रहे थे, कुछ उसके लिए लड़ रहे थे। अन्वी ने फुसफुसाकर कहा, इतिहास खुद को बार बार दोहराता है ना? ऋषि ने जवाब दिया, हाँ, और हर बार कोई न कोई शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन खोजने की कोशिश करता है। गुफा के अंत में एक पत्थर की मेज थी, जिस पर एक कांच का कटोरा रखा था। कटोरे में हल्की नीली रोशनी चमक रही थी, मानो वह उनके आने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही आरव ने कटोरे की ओर हाथ बढ़ाया, पीछे से एक हल्की सरसराहट सुनाई दी। वीर ने तलवार खींची, सिया ने खंजर निकाले। अंधेरे में एक छाया हिली, वही नीली आंखों वाला आदमी जिसे उन्होंने कस्बे के बाजार में देखा था। उसने मुस्कराकर कहा, तुमने सोचा था मैं यहीं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा? उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। अन्वी ने क्रिस्टल को कसकर पकड़ा। आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर परिषद को शक्ति चाहिए तो उन्हें दिखाना होगा कि वे इसके योग्य हैं। हम डरकर पीछे नहीं हटेंगे। छाया ने ठंडी हंसी हंसी, तो साबित करो कि तुम इस बोझ के लायक हो। गुफा की हवा अचानक भारी हो गई, मशाल की लौ कांपने लगी। नई परीक्षा उनके सामने थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 36, वेदी का रहस्य और परछाई का सामना। हवा में ठंडक बढ़ गई थी। मशालें कांपने लगी, जैसे डर से सहम गई हों। आरव ने अन्वी को अपने पीछे किया और वीर को इशारा किया कि दरवाजे के पास रहे। जासूस ने अपनी नीली आंखों से सबको देखा, होठों पर वही अजीब सी मुस्कान। तुम सब यहाँ तक आ गए, वह बोला, पर असली इम्तिहान अभी बाकी है। क्रिस्टल सिर्फ हथियार नहीं, ये आत्मा की परीक्षा है। अगर तुम इसके योग्य नहीं हुए तो यह तुम्हें नष्ट कर देगा। ऋषि ने गहरी सांस लेकर जवाब दिया, शक्ति की परीक्षा हमसे नहीं, हमारे इरादों से होनी चाहिए। तुम परिषद के नाम पर डर फैला रहे हो। जासूस हंसा, शायद, पर मैं सिर्फ संदेशवाहक हूं। असली निर्णय वेदी लेगी। गुफा की पत्थर की मेज अचानक चमकने लगी। नीली रोशनी कटोरे से निकलकर दीवारों पर फैल गई। तस्वीरें जीवित सी लगने लगीं। योद्धा चलने लगे, उनके होठों से आवाजें निकलने लगी। अन्वी ने धीरे से कहा, ये तो हमारी आत्माओं को पढ़ रही है। कटोरे के पास एक शिलालेख उभरा। सच्चाई, साहस और त्याग, इन्हीं से शक्ति शुद्ध होती है। जो इनसे भटके, उसका अंत यही होगा। आरव ने अन्वी का हाथ पकड़ा, उसकी आंखों में स्थिरता थी। हमने हमेशा सच और भलाई के लिए लड़ने का वादा किया है। ये वेदी हमारी नियत देख रही है। जासूस ने अचानक हाथ उठाया और उसकी उंगलियों से नीली चिंगारियां निकली। परिषद को कोई और जवाब नहीं चाहिए, बस क्रिस्टल। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा तो मैं बल से ले लूंगा। वीर आगे बढ़ा, तलवार चमक उठी। सिया ने दोनों खंजर घुमाकर कहा, तो खेल यहीं खत्म करते हैं। गुफा में तेज लड़ाई छिड़ गई। वीर की तलवार और जासूस की नीली ऊर्जा बार बार टकरा रही थी, जिससे चिंगारियां उड़ रही थी। सिया ने फुर्ती से पीछे से हमला किया, लेकिन जासूस ने धुंध में बदलकर वार से बचाव कर लिया। आरव और अन्वी वेदी के पास खड़े थे। क्रिस्टल की हल्की धड़कन उनके सीने से मिल रही थी। अन्वी ने फुसफुसाकर कहा, शायद क्रिस्टल को वेदी पर रखना होगा।
तभी ये शक्ति हमें सुरक्षा देगी। आरव ने सिर हिलाया और सावधानी से क्रिस्टल को कटोरे में रखा। तुरंत एक उजली किरण फूटी और पूरे गुफा में फैल गई। जासूस पल भर के लिए पीछे हट गया। उसकी आंखों की चमक कम हो गई। ये शक्ति मेरे काबू से बाहर है, उसने दबी आवाज में कहा। ऋषि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रोशनी ने गुफा के चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया। जैसे ही रोशनी स्थिर हुई, वेदी से एक कोमल स्वर निकला। सच्ची नियत से जुड़े लोग ही इस शक्ति के वाहक बन सकते हैं। तुम्हें एक होने की आवश्यकता है, डर, लालच, संदेह से परे। जासूस घुटनों पर गिर पड़ा। उसने थकी हुई आवाज में कहा, परिषद ने मुझे बताया था कि तुम ताकत के भूखे हो, लेकिन शायद वे गलत थे। वह धीरे धीरे धुंध में बदल गया, बस उसकी फुसफुसाहट रह गई। मैं वापस आऊंगा जब फैसला लेना मुश्किल होगा। क्रिस्टल अब वेदी पर शांत था, लेकिन उसकी रोशनी पहले से अधिक उज्ज्वल थी। अन्वी ने आरव का हाथ थामा। अब हम अकेले नहीं हैं। ये शक्ति हमारे इरादों को दिशा देगी। ऋषि ने कहा, आज तुमने साबित कर दिया कि असली ताकत हथियार में नहीं, बल्कि दिल की शुद्धता में है। पर याद रखना, परिषद हार नहीं मानेगी। सिया ने मुस्कुराकर कहा, तो हम भी नहीं हारेंगे। अब अगला कदम है वेदी का असली रहस्य जानना और क्रिस्टल को स्थायी रूप से सुरक्षित करना। वीर ने तलवार वापस म्यान में डाली। और जब वे लौटेंगे, हम तैयार रहेंगे। सबने वेदी के सामने सिर झुकाया। नया अध्याय शुरू हो चुका था और उनके सफर की रोशनी अब पहले से कहीं अधिक चमक रही थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 37, प्राचीन ग्रंथ का उद्घाटन। गुफा में धीरे धीरे सन्नाटा लौट आया। वेदी के चारों ओर हल्की नीली रोशनी थी, मानो अभी भी उनके साहस को सलाम कर रही हो। सिया ने गहरी सांस ली और मुस्कुराकर कहा, कसम से मुझे लगा हम सब वहीं खत्म हो जाएंगे। ऋषि ने मशाल दीवार में टांगी। अब भी सावधानी बरतनी होगी। यह वेदी कई परतों में छिपे रहस्य का घर है। शायद असली चुनौती अब शुरू हो रही है। क्रिस्टल के नीचे एक पत्थर हिला। वीर ने झुककर उसे हटाया तो भीतर एक खोखला स्थान दिखा। उसने हाथ डालकर एक छोटा सा ग्रंथ बाहर निकाला, काले मखमल में लिपटा हुआ, जिस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ उकेरा था। सत्य का वंशज ही इसे पढ़ सकता है। आरव ने संदेह से उसे थामा। जैसे ही उसकी उंगलियां ग्रंथ से टकराईं, अक्षर हल्के से चमके। अन्वी ने उत्साहित होकर कहा, ये तो मानो तुम्हें पहचान रहा हो। आरव ने सावधानी से खोलना शुरू किया। अंदर नाजुक पन्ने थे, जिन पर प्राचीन लिपि में मंत्र और चित्र बने थे। ऋषि ने एक पृष्ठ पर उंगली फेरकर कहा, यह बताता है कि क्रिस्टल सिर्फ शक्ति का स्रोत नहीं, बल्कि दो दुनियाओं के बीच का पुल है। यदि कोई लालच में इसे गलत हाथों में डाल दे, तो दोनों लोकों में अराजकता फैल सकती है। अन्वी ने पन्नों के बीच छिपा एक और लेख देखा। उस पर लिखा था, सुरक्षा का राज एक हृदय मुद्रा में है, 7 आत्माओं की एकता। जब तक ये 7 लोग निस्वार्थ भाव से साथ खड़े रहेंगे, शक्ति संतुलित रहेगी। सिया ने भौहें चढ़ाकर पूछा, 7 लोग? हम तो 5 हैं। वीर ने कहा, इसका मतलब है कि हमारी टीम अभी अधूरी है। हमें बाकी 2 आत्माओं को खोजना होगा। आरव ने किताब बंद करते हुए कहा, अगर परिषद को इस ग्रंथ की भनक लगी, तो वे हमसे पहले उन 2 लोगों को खोजने की कोशिश करेंगे। अन्वी ने दृढ़ स्वर में कहा, तो हमें उन्हें ढूंढने में देर नहीं करनी चाहिए। कौन जाने वे इस वक्त खतरे में हों। ऋषि ने मशाल उठाकर कहा,
हमें पहले ग्रंथ में छुपे संकेतों को समझना होगा। शायद ये बताता हो कि वे कहाँ मिल सकते हैं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। थकान के बावजूद उनकी आंखों में चमक थी, नया उद्देश्य, नया जोश। सिया ने मुस्कुराकर कहा, लगता है रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ। चलो, रास्ता तय करें। सुबह तक हमें गुफा छोड़ देनी चाहिए। वीर ने क्रिस्टल की तरफ देखा और हल्की आवाज में बोला, हमने अब तक जो हासिल किया वह बस शुरुआत थी। असली सफर अब है अपने साथ को पाना और परिषद से पहले सत्य को सुरक्षित करना। आरव ने अन्वी का हाथ थामा। हमने जो वादा किया था उसे निभाएंगे। जो भी हो, हम साथ रहेंगे। गुफा के बाहर आसमान धीरे धीरे हल्का हो रहा था। भोर की पहली किरणें उनके चेहरे पर पड़ी, नई उम्मीद का संकेत। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 38, प्राचीन नगर की राह। गुफा के बाहर धुंध छंट रही थी। आरव ने वेदी से मिला ग्रंथ सावधानी से चमड़े के थैले में रखा। अन्वी ने चारों के लिए हल्का नाश्ता बांधा और बोली, हम निकले तो सही, लेकिन रास्ता आसान नहीं होगा। ऋषि, आपने कहा था कि ग्रंथ में छुपे संकेत हमें मंजिल दिखा सकते हैं। ऋषि ने सिर हिलाया। हाँ, इसमें सूर्य स्तंभ का जिक्र है। वो एक पुराना नगर है जहां कभी 7 ऋषियों ने शक्ति संतुलन के लिए शपथ ली थी। शायद वहीं हमें बाकी 2 आत्माओं के सुराग मिले। सूरज पूरी तरह उग चुका था। वीर ने अपने धनुष को पीठ पर टांगा। हम रास्ते में रुकेंगे नहीं। दोपहर तक हमें पहाड़ी दर्रे के पार पहुंचना होगा। सिया ने मजाक करते हुए कहा। और हाँ, इस बार कोई रहस्यमय गड्ढे में मत गिर जाना, वीर। सब हंस पड़े। माहौल में हल्कापन लौट आया। पर आरव की नजरें दूर घाटी में थी। वहां हल्की सी धुंध में उसने वही काली परछाई देखी। बस एक क्षण के लिए। उसने कुछ नहीं कहा, मगर दिल में बेचैनी उतर गई। घने पेड़ों से होकर उनका काफिला आगे बढ़ा। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप ग्रंथ के सुनहरे अक्षरों पर पड़ती तो वो हल्का सा चमक उठता। अन्वी ने उस पर हाथ फेरा। लगता है ये रास्ते को पहचानता है। ऋषि ने जवाब दिया। ग्रंथ जीवित नहीं, पर इसमें दर्ज ऊर्जा हमें सही दिशा दिखाती है। अचानक वीर रुका। सुनो, नदी के पार कुछ हलचल है। उन्होंने झुककर देखा। मिट्टी पर नए पैरों के निशान थे। सिया फुसफुसाई, क्या ये हमारे साथी हो सकते हैं? आरव ने धीरे से सिर हिलाया। या फिर परिषद के जासूस। संध्या ढलने से पहले वे एक ऊंचाई पर पहुंचे। नीचे दूर एक नगर दिखाई दिया, पत्थर की दीवारों से घिरा, बीचों बीच सुनहरी रोशनी से दमकता एक विशाल स्तंभ। अन्वी की आंखों में उत्सुकता चमकी। वही होगा, सूर्य स्तंभ, ऋषि ने कहा। रात होते ही हम अंदर नहीं जा सकते। स्तंभ के चारों ओर रात्रि प्रहरी रहते हैं। सुबह हमें गुप्त मार्ग से प्रवेश करना होगा। सबने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने पास की एक सुरक्षित गुफा में डेरा डाला। तारों के नीचे सब लेटे हुए थे। सिया ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम्हें लगता है कि ये दोनों आत्माएं सच में हमारी तरह होंगी या कुछ और? वीर ने कंधे उचकाया। जो भी हो, उम्मीद है हमारी तरफ होंगे। आरव ने अन्वी की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी, पर उसमें सवाल भी थे। जो भी हो, उसने कहा, हम उन्हें ढूंढेंगे। और अगर परिषद हमारे रास्ते में आई, तो हमें पहले से भी मजबूत बनना होगा। अन्वी ने उसका हाथ दबाया। साथ में चांदनी में वे पांचों चुपचाप आकाश देखते रहे,
जैसे उसमें छुपे जवाबों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 39, सूर्य स्तंभ का पहला द्वार। सुबह की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से झांकी। आरव सबसे पहले जागा। गुफा के मुहाने पर खड़े होकर उसने नगर की ओर देखा। सूर्य स्तंभ उस रोशनी में किसी जीवित वस्तु की तरह चमक रहा था। उसकी सतह पर अजीब से प्रतीक हल्के हल्के झिलमिला रहे थे। अन्वी उसके पास आई। लगता है यह हमें बुला रहा है, उसने फुसफुसाया। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, पर हमें सतर्क रहना होगा। परिषद यहीं कहीं हो सकती है। पांचों ने अपना सामान बांधा और ढलान से नीचे उतरने लगे। नगर के फाटक पर दो लंबे भाले लिए प्रहरी खड़े थे। उनके कवच पर भी वही चमकते चिन्ह खुदे थे जो स्तंभ पर थे। ऋषि ने धीमे स्वर में कहा, ये लोग बाहरी लोगों को आसानी से प्रवेश नहीं करने देते। हमें एक कहानी गढ़नी होगी। सिया आगे बढ़ी, मुस्कुराते हुए बोली, हम व्यापारियों का दल हैं, सूर्य स्तंभ का दर्शन करना चाहते हैं। प्रहरी ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, स्तंभ का दर्शन कोई साधारण काम नहीं। इसके लिए आत्ममुद्रा का परीक्षण देना होगा। नगर के भीतर उन्हें एक गोल प्रांगण में ले जाया गया। बीच में पत्थर की चक्रीय आकृति थी। एक वृद्ध संत ने आकर कहा, यहाँ खड़े होकर मन को शांत करो। सच्ची नियत वाला ही आगे जा सकता है। सबने आंखें मूंद ली। आरव के सामने अपने सफर की सारी छवियां उमड़ आईं। अन्वी के साथ की प्रतिज्ञा, गुफा का ग्रंथ, परछाई का खतरा। उसने गहरी सांस ली और अपने डर को किनारे रखा। अचानक चक्र की रेखाएं सुनहरी हो उठीं। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे इरादे स्पष्ट हैं। तुम अंदर जा सकते हो। स्तंभ के पास पहुंचते ही उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। यह पास से और भी विशाल लग रहा था, सतह पर उकेरे हुए प्रतीक जैसे धड़क रहे हों। वीर ने मजाक में कहा, अगर ये अचानक बोल पड़ा तो? सिया ने उसे चुप रहने का इशारा किया। ऋषि ने धीरे से एक मंत्र बोला। स्तंभ की दीवार पर एक गोल द्वार उभर आया, जिसके भीतर हल्की सुनहरी रोशनी थी। अन्वी ने आरव का हाथ पकड़ा। तैयार हो? हमेशा, आरव ने उत्तर दिया। वे सब अंदर कदम रखे और एकदम से फर्श पर चमकते बिंदुओं का नक्शा फैल गया, जैसे सितारों का झुंड उनके पैरों के नीचे हो। कमरे के बीचों बीच एक क्रिस्टल सा पात्र रखा था। उसमें हल्की धड़कन जैसी कंपन हो रही थी। अचानक पात्र से एक गर्म, सौम्य आवाज आई। तुम लोग देर से आए, पर शायद यही समय ठीक था। अन्वी ने चौंक कर कहा, आप कौन हैं? आवाज ने उत्तर दिया, मैं आर्या, 7 में से पहली आत्मा। तुम्हारा इंतजार बहुत दिनों से कर रही थी। सब एक पल को स्तब्ध रह गए। आरव ने आगे बढ़कर कहा, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। एक अंधेरी शक्ति वापस लौट रही है। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? क्रिस्टल की सतह पर हल्की लहरें उठीं। आर्या ने कहा, मैं साथ चलूंगी, लेकिन पहले तुम्हें साबित करना होगा कि तुम्हारे दिल में छल नहीं, सच्चा साहस है। यह स्तंभ ही तुम्हारी परीक्षा लेगा। कमरे में रोशनी और तेज हो गई। दीवारें धीरे धीरे घूमने लगी। नई चुनौती सामने थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 40, आर्या की परीक्षा। कमरा अब स्थिर नहीं था। दीवारें धीमे धीमे घूमने लगी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें जीवित कर दिया हो। फर्श पर फैले तारों जैसे बिंदु एक मार्ग बनाने लगे, 7 मोड़ों वाला, हर मोड़ पर अलग प्रतीक उभरता। आर्या की आवाज फिर गूंजी।
सच्चे साहस को शक्ति नहीं, हृदय की शुद्धता परखा करती है। तुम्हें 3 चरणों से गुजरना होगा। हर चरण तुम्हारी आत्मा के छिपे पहलुओं को दिखाएगा। आरव ने अन्वी की ओर देखा। उसकी आंखों में डर की जगह जिज्ञासा थी। हम ये कर सकते हैं, उसने धीमे से कहा। उनके सामने एक पारदर्शी झिल्ली प्रकट हुई, जो शीशे जैसी थी। जैसे ही वे पास पहुंचे, उसमें उनका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि सबसे गहरे भय दिखाई देने लगे। आरव ने खुद को देखा, अकेला, अन्वी उसके बिना, और परिषद उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रही है। अन्वी के सामने उसका अतीत उभरा, वह पल जब उसने अपनी कीमत साबित करने के लिए खुद को बलिदान करने का सोचा था। अन्वी ने हाथ बढ़ाकर झिल्ली को छुआ। ये सिर्फ डर है, हकीकत नहीं, उसने खुद से कहा। आरव ने उसका हाथ थामा। दोनों ने मिलकर झिल्ली पर हाथ रखा, और वह सुनहरी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। अब फर्श पर एक वृत्त प्रकट हुआ, जिसके चारों ओर लपटें नाच रही थीं। आर्या बोली, इसमें कूदने से पहले एक बात याद रखो, लपटें सिर्फ उन पर हमला करती हैं, जो भीतर से असत्य हैं। आरव ने अन्वी को आश्वस्त किया। हमने कुछ भी छिपाया नहीं। हम सच्चाई के साथ खड़े हैं। वे दोनों वृत्त में कदम रखे। लपटें उठीं, पर उन्हें कोई क्षति नहीं हुई, बल्कि उनके चारों ओर हल्की रोशनी का कवच बन गया। ऋषि, सिया और वीर, जो पीछे खड़े थे, राहत की सांस लेने लगे। कमरे की दीवारें अचानक खुल गईं। सामने गहरी खाई थी, जिसके पार एक सुनहरी पट्टिका लटक रही थी। आर्या ने कहा, आखिरी परीक्षा है, छलांग लगाओ, पर यह छलांग सिर्फ तब पूरी होगी जब तुम एक दूसरे पर संपूर्ण विश्वास रखोगे। आरव ने अन्वी की ओर हाथ बढ़ाया। हमने अब तक जो भी सामना किया, साथ में किया। यह भी कर लेंगे। अन्वी ने उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दोनों ने एक साथ छलांग लगाई। एक क्षण के लिए लगा जैसे वे गिरने वाले हैं, लेकिन फिर सुनहरी हवा ने उन्हें थाम लिया और पट्टिका तक पहुंचा दिया। पट्टिका पर उकेरे शब्द चमक उठे। दिल शुद्ध हो तो राह स्वयं खुल जाती है। कमरा स्थिर हुआ। क्रिस्टल पात्र से आर्या का स्वर निकला, इस बार और कोमल। तुमने अपने भय को पहचाना, अपने सत्य को अपनाया और एक दूसरे पर विश्वास किया। अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। लेकिन याद रखो, यात्रा अभी लंबी है और परिषद नजदीक आ रही है। क्रिस्टल से सुनहरी किरणें निकलीं, जो आरव और अन्वी के कंधों पर पड़ी। वे हल्का सा गर्माहट महसूस करने लगे। आर्या की शक्ति अब उनके भीतर थी। सिया ने उत्साहित होकर कहा, एक मिल गया, अब बाकी 2 रह गए। वीर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, पर उसकी नजरें स्तंभ के बाहर थीं। उसे लगा जैसे वहां कोई परछाई सरक रही है। बाहर सूर्य स्तंभ के तल पर काले लबादे में 2 आकृतियां खड़ी थी। उनमें से एक ने फुसफुसाकर कहा, उन्होंने पहली आत्मा पाली। अब हमें जल्दी करनी होगी। हवा में ठंडक घुल गई। संकेत की संघर्ष अभी खत्म नहीं, बल्कि नया दौर शुरू हुआ है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 41, परिषद की छाया। सुनहरी किरणें धीरे धीरे फीकी पड़ी। आरव, अन्वी और उनके साथी अब सूर्य स्तंभ के भीतर की उस चमकदार कक्ष से बाहर निकल रहे थे। क्रिस्टल पात्र में आर्या की आवाज अब एक हल्की रोशनी के रूप में आरव के गले में लटक रही थी। वह उनके साहस का हिस्सा बन चुकी थी। सिया ने राहत की सांस ली। लगता है पहली बाधा पार हो गई। अब अगला सुराग कहाँ ले जाएगा? ऋषि ने ग्रंथ के पन्ने पलटे। आर्या के अध्याय के अंत में लिखा है कि अगली आत्मा नीर को पाने के लिए हमें धुंध के किनारे पहुंचना होगा।
लेकिन हमें यह यात्रा जल्दी करनी होगी। यहाँ ज्यादा देर रुकना सुरक्षित नहीं है। जैसे ही वे स्तंभ की सीढ़ियों से नीचे उतरे, ठंडी हवा का झोंका आया। वीर ने हाथ उठाकर सबको रुकने का संकेत दिया। कुछ गड़बड़ है, उसने फुसफुसाया। सीढ़ियों के नीचे दो आकृतियां धीरे धीरे धुंध से उभरी। उनके लबादे हवा में हल्के से फड़फड़ा रहे थे, चेहरे हुड से ढके हुए। एक ने कठोर आवाज में कहा, तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? अन्वी ने एक कदम आगे बढ़कर शांत स्वर में जवाब दिया, हम सिर्फ सूर्य स्तंभ के ज्ञान के खोजी हैं। हमारा किसी से झगड़ा नहीं। दूसरी आकृति ने धीमे से हंसते हुए कहा, ज्ञान का दावा करने वाले अक्सर सबसे ज्यादा खतरा पैदा करते हैं। उसने अपना हाथ उठाया, हवा में काले धुएं का एक गोला उभरा। आरव ने तुरंत तलवार निकाली। तुम परिषद के हो? उसने सख्त आवाज में पूछा। पहली आकृति ने कहा, हम वही हैं जो संतुलन बनाए रखते हैं, और तुम्हारी यह खोज उसे बिगाड़ सकती है। धुएं का गोला हवा में फटकर छोटे छोटे कणों में बिखर गया, जो तेजी से आरव की ओर बढ़े। वीर ने तीर चलाकर उन्हें रोका, पर उनमें से कुछ अन्वी तक पहुंच गए। अन्वी ने आर्या की दी हुई सुनहरी शक्ति को याद किया। उसने आंखें बंद कर हल्की सी प्रार्थना की। उसके चारों ओर एक सुनहरी ढाल चमक उठी, काले कण टकराकर हवा में गायब हो गए। आर्या की आवाज फिर गूंजी, इस बार आरव के भीतर से, याद रखो, शक्ति रक्षा के लिए है, विनाश के लिए नहीं। अपने डर को तुम्हारे कदम न रोकने दो। आरव ने तलवार को स्थिर किया और अन्वी की ओर इशारा किया। ढाल बनाए रखो, मैं ध्यान भटकाता हूँ। वह तेजी से आगे बढ़ा, जबकि वीर और सिया दोनों ओर से हमलावरों पर निशाना साधने लगे। ऋषि ने मंत्र पढ़ा। धरती पर बने प्राचीन चिन्ह हल्के से चमके और एक पत्थर की दीवार परिषद के दूतों और टीम के बीच खड़ी हो गई। काले लबादे वाले दोनों पीछे हटे। उनमें से एक ने गहरी आवाज में कहा, यह तो सिर्फ चेतावनी है। हमारा असली प्रहार धुंध के किनारे पर होगा। वहां तुम आर्या की शक्ति से बच नहीं पाओगे। इतना कहकर वे धुंध में विलीन हो गए। सिया ने झटके से सांस छोड़ी। ये लोग सच में हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। अन्वी ने आरव का हाथ पकड़ा। लेकिन हमने देखा कि आर्या की शक्ति हमें बचा सकती है। हमें आगे बढ़ना ही होगा, वरना बाकी आत्माएं कभी सुरक्षित नहीं रहेंगी। आरव ने सिर हिलाया। हाँ, अब हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगले ही सूरज के साथ धुंध के किनारे निकलना होगा। सूर्य स्तंभ के पीछे से सूरज फिर उग रहा था। उसकी किरणें आरव और अन्वी के चेहरों पर पड़ी, मानो कह रही हों कि राह कठिन है, पर रोशनी हमेशा आगे है। टीम ने अपना सामान उठाया। आर्या की सुनहरी रोशनी थैले के ऊपर से झलक रही थी, उनकी नई ताकत और अगली यात्रा का संकेत। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 42, धुंध का मार्ग। सूरज की हल्की किरणों ने सूर्य स्तंभ को अलविदा कहा। आरव ने एक बार फिर कक्ष के चारों ओर नजर डाली। दीवारों पर उकेरे गए प्रतीक अब शांत लग रहे थे, मानो उन्होंने टीम को आशीर्वाद दे दिया हो। ऋषि ने ग्रंथ को थैले में रखा। ध्यान रहे, धुंध का मार्ग बदलता रहता है। रास्ता सिर्फ वही देख सकता है जिसका मन विचलित न हो। वीर ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो मतलब रास्ता देखना है या पहले मन को देखना है? सिया मुस्कराई, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता भी साफ थी। जैसे जैसे वे घाटी के नीचे पहुंचे, हवा में नमी बढ़ती गई। धीरे धीरे चारों ओर सफेद धुंध घनी होने लगी, इतनी कि जमीन तक साफ न दिखे। अन्वी ने आरव का हाथ थाम लिया। लगता है ये वही
धुंध का मार्ग है। आरव ने उसके हाथ को हल्के से दबाया। डरो मत, मैं हूं ना। आर्या की सुनहरी रोशनी उनके बीच हल्की सी चमकने लगी, जैसे दिशा दिखा रही हो। धुंध में अचानक तेज आवाज गूंजी, ठक। उनके पैरों के नीचे की जमीन हिली और पत्थरों का एक झुंड लुढ़कने लगा। पीछे हटो, वीर ने चिल्लाते हुए अन्वी और सिया को धक्का दिया। पत्थर धुंध में से निकलकर सीधा आरव की ओर बढ़े। आरव ने तलवार से एक बड़े पत्थर को रोका, लेकिन दूसरा उसके पास से फिसलकर सीधा गहरी खाई की ओर जा गिरा। उसने अन्वी को खींचकर अपने सीने से लगाया ताकि वह फिसल न जाए। ऋषि ने मंत्र पढ़ा और उनके सामने जमीन पर सुनहरी रेखाएं उभर आईं। पत्थरों की गति थम गई, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें रोक दिया हो। जैसे ही वे सांस संभाल रहे थे, धुंध से एक छाया निकली। वह एक लड़की थी, लगभग उनकी उम्र की, जिसके कंधे तक के बालों में नीले पंख सजे थे। उसके हाथ में लकड़ी का एक डंडा था जिस पर रत्न जड़े थे। तुम लोग यहाँ कैसे पहुँचे? उसने उत्सुकता से पूछा। सिया ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, हम धुंध के किनारे जा रहे हैं। तुम कौन हो? लड़की ने हल्का झुककर जवाब दिया, मैं लिरा हूँ, धुंध की रखवाली करने वाली। पर तुम्हें चेतावनी देती हूँ, यह रास्ता हर उस व्यक्ति की परीक्षा लेता है जो अपनी सच्चाई से भागता है। अगर तुममें डर या झूठ छिपा होगा, धुंध तुम्हें वापस वहीं पहुंचा देगी जहां से आए हो। आरव ने दृढ़ स्वर में कहा, हमारा मकसद साफ है। हमें आर्या की आत्मा के बाद अगली आत्मा, नीर, को खोजना है। लिरा ने उनकी ओर ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराई। तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि एक दूसरे से कोई बात छुपाओगे नहीं। यहाँ राज सबसे बड़ा बोझ बन जाते हैं। लिरा ने अपना डंडा उठाकर जमीन पर टिका दिया। रत्न से हल्की नीली रोशनी निकली और धुंध में एक संकरा रास्ता साफ दिखने लगा। याद रखना, उसने कहा, यह रास्ता सीधा नहीं है। अगर मन भटक गया तो धुंध फिर से सब ढक देगी। टीम ने सावधानी से कदम बढ़ाए। अन्वी ने पीछे मुड़कर आखिरी बार सूर्यस्तंभ की धुंधली परछाई देखी, फिर आरव के साथ कदम मिलाया। उनके दिलों में डर था, लेकिन आर्या की चमक उन्हें हिम्मत दे रही थी। धुंध में उनका हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी अनदेखे सच की ओर बढ़ रहे हों। लिरा की रोशनी और आर्या की सुनहरी चमक साथ मिलकर उन्हें रास्ता दिखा रही थी, पर धुंध के पार क्या था, कोई नहीं जानता था। टीम के भीतर एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसमें सिर्फ दिलों की धड़कन और हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 43, धुंध की परीक्षा। लिरा की चमकती छड़ी के सहारे सब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। धुंध इतनी गाढ़ी थी कि कुछ ही कदम दूर साथी भी धुंधले दिखते। कदमों की आहट और हल्की ठंडी हवा के सिवा चारों ओर शांति पसरी थी। अन्वी ने आरव की कलाई कसकर पकड़ रखी थी। ये रास्ता जितना बाहर से सुंदर दिखता है, भीतर से उतना ही डरावना है, उसने फुसफुसाया। आरव ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी आंखें सतर्क थीं, मानो कुछ खोज रही हों। अचानक धुंध ने अन्वी को अकेला कर दिया। आरव, वीर, ऋषि, सिया, सब मानो गायब हो गए। सिर्फ उसके सामने एक पानी जैसा दर्पण उभर आया। उसमें उसने खुद को देखा, पर वह रूप थका हुआ, नजरें झुकी हुई। प्रतिबिंब ने कहा, तुम सोचती हो कि तुमने सबका विश्वास जीत लिया है, पर कहीं भीतर तुम डरती हो कि फिर से किसी को खो दोगी। अन्वी का गला सूख गया। उसने गहरी सांस ली और बोली, हाँ, मैं डरती हूँ, पर अब मैं भागूंगी नहीं।
जो भी आएगा, आरव और मैं मिलकर सामना करेंगे। प्रतिबिंब मुस्कराया और धुंध में घुल गया। दूसरी ओर आरव को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, वहां एक अंधेरा चेहरा था जो विजय के युद्ध में गिराए गए दुश्मनों की परछाई जैसा लग रहा था। उस आवाज ने कहा, तुम सोचते हो कि तुम हमेशा बचा सकते हो, लेकिन अगर किसी दिन तुम्हारा साहस नाकाम रहा तो? अगर अन्वी को भी खो दिया तो? आरव की उंगलियां तलवार की मूठ पर कस गईं। मेरे पास सबके लिए उत्तर नहीं है, उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, पर मैं कोशिश करना नहीं छोड़ूंगा। यही मेरी ताकत है। अंधेरा चेहरा फीका हुआ, धुंध पीछे हट गई। ऋषि के सामने उसका पुराना अपराधबोध उभर आया, वे पन्ने जिन्हें उसने कभी जलाने का सोचा था ताकि सत्य छिप जाए। धुंध ने उससे पूछा, क्या तुम अपने रहस्यों के बिना भी अपने ज्ञान पर भरोसा कर सकते हो? वीर ने खुद को एकांत में पाया, जहां उसका साहस मजाक बनकर लौट रहा था। सिया के सामने उसके अतीत का एक कोना आया, जहां उसने किसी प्रिय को खोया था। तीनों ने अपने अपने डर को स्वीकार कर अपने भीतर झांका, तभी उनके रास्ते पर हल्की रोशनी लौट आई। जब सब फिर से मिले, लिरा चुपचाप उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। तुम सबने पहला इम्तिहान पार कर लिया, उसने कहा। धुंध सिर्फ उनके आगे रास्ता खोलती है जो अपने डर से भागते नहीं। पर याद रखो, आगे का सफर और कठिन होगा। धुंध के पार नीर का संसार है, और वहां तुम्हें एक और सच का सामना करना होगा, मेरा सच भी। आरव ने उसकी ओर देखा। तुम्हारा सच? लिरा ने धीमे से सिर झुका दिया। मैं सिर्फ रास्ता दिखाने वाली नहीं हूं। मैं उस आत्मा की आखिरी कड़ी हूं जिसे तुम खोजने आए हो। लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे अतीत की गुत्थी सुलझानी होगी। धुंध का रंग अब नीलासा हो चला था, और दूर किसी जगह हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। टीम के हर सदस्य ने अपने डर के सामने खड़े होकर उसे स्वीकारा था। अब उन्हें आगे बढ़ना था, उस रोशनी की ओर जहां शायद उत्तर, रहस्य और नए खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 44, लिरा का अतीत। टीम ने जैसे ही नीले रंग की धुंध का आखिरी पर्दा पार किया, उनके सामने एक छोटा सा मैदान खुल गया। चारों ओर चांदनी जैसी चमक बिखरी थी। हवा में पानी की नमी और अजीब सी मिठास घुली हुई थी। बीचों बीच एक झरना था, जिसकी बूंदें हवा में छोटे छोटे सितारों की तरह चमक रही थी। लिरा वहां जाकर ठहर गई। उसने डंडा झरने के पास जमीन में गाड़ा और लंबे समय तक पानी को देखती रही। अन्वी ने धीरे से पूछा, लिरा, ये जगह तुम्हारे लिए कुछ मायने रखती है? लिरा ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई, लेकिन मुस्कान में हल्की उदासी छिपी थी। जब मैं छोटी थी, लिरा ने कहना शुरू किया, मुझे एक अनजान नदी किनारे मिला था। किसी को नहीं पता कि मेरे माता पिता कौन थे। एक बूढ़ी साधिका ने मुझे पाला। उसने कहा, तुम धुंध से जुड़ी हो, बच्ची। जैसे जैसे बड़ी हुई, मुझे महसूस हुआ कि मैं हवा और पानी को बुला सकती हूँ। फिर एक दिन उसने सच बताया कि मैं सिर्फ इंसान नहीं हूँ। मेरी आत्मा नीर से जुड़ी है, जो आर्या की तरह आत्मिक संतुलन के रखवालों में से एक है। नीर ने कई बरस पहले अपनी शक्ति का एक अंश बचाने के लिए मुझमें छुपा दिया था। जब तक वो अंश सुरक्षित है, नीर का संसार जिंदा है। पर अगर कोई उस शक्ति को जबरन निकालने की कोशिश करे, तो मैं शायद मिट जाऊं। उसकी आंखों में हल्की चमक आई, और फिर डर का एक साया। आरव ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, तो यही वजह है कि धुंध तुम्हें सुनती है।
लिरा, हम यहाँ तुम्हारी मदद के लिए हैं। जो भी करना पड़े, हम तुम्हारा साथ देंगे। अन्वी ने उसका हाथ थामा। तुम अकेली नहीं हो। अगर तुम्हारा अतीत खतरनाक भी है, तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। लिरा ने कृतज्ञता से दोनों को देखा। तुम नहीं समझते। नीर को मुक्त करने के लिए मुझे अपना अंश त्यागना होगा। अगर मैंने किया, तो शायद मेरी आत्मा इस रूप में कभी वापस न लौटे। पर अगर मैंने नहीं किया, तो नीर हमेशा कैद रहेगा। उसके शब्द हवा में ठहर गए। सिया और वीर ने भी एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में चिंता थी। ऋषि ने झरने के पास जाकर पानी को छुआ। इस झरने का पानी पवित्र है। यह तुम्हारे अंश को स्थिर रख सकता है, जब तक हम बाकी संकेत नहीं ढूंढ लेते। लिरा ने सिर हिलाया। मतलब मेरे पास समय है, पर कम। हमें जल्द से जल्द नीर के असली मंदिर तक पहुंचना होगा। आरव ने तलवार अपनी कमर में लगाते हुए कहा। तो यही हमारा अगला लक्ष्य है। नीर का मंदिर ढूंढना और तुम्हें सुरक्षित रखना, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। चांदनी में लिरा का चेहरा अब हल्का सा दमक रहा था, डर और उम्मीद दोनों साथ। धुंध के पीछे छिपे रहस्य का एक हिस्सा सामने आ चुका था, लेकिन सफर अभी लंबा था। झरने की बूंदें अब भी सितारों की तरह चमक रही थी, मानो उन्हें आश्वासन दे रही हों कि अंधेरे के बाद भी रोशनी मिल सकती है। टीम ने एक दूसरे को देखा और एक मौन संकल्प साझा किया, चाहे आगे कैसी भी मुश्किलें आए, वे साथ रहेंगे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 45, नीर के मंदिर की खोज। सुबह की पहली किरण मैदान के झरने पर पड़ी तो पानी में सोने सी चमक बिखर गई। लिरा वही चुपचाप बैठी थी, आंखों में रात की बेचैनी अब भी मौजूद थी। आरव ने उसके पास जाकर कहा, आज से हमारा हर कदम इस वादे के साथ होगा कि तुम्हारा अंश सुरक्षित रहेगा। अन्वी ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। हम रास्ता ढूंढेंगे और तुम्हें खोने नहीं देंगे। सिया और वीर ने भी हाथ बढ़ाकर इस संकल्प में हिस्सा लिया। ऋषि ने अपने ग्रंथ के पन्ने पलटे। उन पर नीर के मंदिर का एक पुराना संकेत चित्र छपा था। ऋषि ने नक्शे पर उंगली रखी। नीर का मंदिर मिस्ट वैली के भीतर है। किंवदंतियों में इसे जल का हृदय कहा गया है। पर वहां तक पहुंचने के लिए प्रतिबिंबों की गुफा से होकर जाना पड़ेगा। ये गुफा हर यात्री के विचारों को पानी की सतह पर उतार देती है। अगर मन स्थिर न हो, तो भटकाव में हमेशा के लिए कैद हो सकते हो। वीर ने सीटी बजाई। वाह! मतलब यह यात्रा सिर्फ पैरों की नहीं, दिमाग और दिल की भी परीक्षा होगी। सिया ने भौहें चढ़ाकर कहा, तो सबको तैयार रहना होगा। वहां मजाक के लिए कोई जगह नहीं होगी। टीम ने झरने को अलविदा कहा और मिस्ट वैली की ओर चल पड़े। रास्ता पत्थरीले जंगल से होकर जाता था, जहां सूरज की रोशनी पत्तों के बीच से छनकर जमीन पर नृत्य करती थी। पक्षियों के गीत और बहती हवा की खुशबू ने एक पल को सबके मन हल्के कर दिए। पर घाटी के और भीतर जाते ही वातावरण बदलने लगा। हवा में नमी बढ़ी और चारों ओर घने बादल से छाने लगे। सड़क संकरी हो गई, दोनों ओर गहरी खाइयां और ऊपर से लटकती बेलें। लिरा ने हल्की बेचैनी से कहा, ये धुंध मेरी नहीं है। यह किसी और की रची हुई जाल जैसी लग रही है। घाटी के बीच एक बड़ी शिलाखंड जैसी चट्टान पर पानी की पतली धार गिर रही थी। उसके पीछे एक गहरी नीली गुफा दिखाई दी। उसका मुख बिल्कुल दर्पण की तरह चमक रहा था। ऋषि ने फुसफुसाकर कहा, यही है प्रतिबिंबों की गुफा। सावधान रहो, यहाँ हर धड़कन तुम्हारा प्रतिबिंब बन सकती है। आरव ने तलवार अपनी कमर में मजबूती से लगाई और टीम की ओर देखा।
हम सब साथ रहेंगे। अगर किसी का प्रतिबिंब रास्ता भटकाने की कोशिश करे तो आवाज लगाना। किसी को अकेले मत छोड़ना। अन्वी ने गहरी सांस ली, लिरा का हाथ थामा और आगे बढ़ी। गुफा के भीतर का पानी कांच जैसा साफ था, पर उसकी गहराई अंधेरे में खो जाती थी। जैसे ही वे अंदर गए, सतह पर हल्की लहरें उठीं और हर सदस्य का चेहरा पानी पर उभरने लगा। फिर वे चेहरे धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें अपने अंदर खींचना चाहता हो। अचानक वीर का प्रतिबिंब उससे अलग होकर बाहर आ गया। वह हंसा और बोला, तुम हमेशा मजाक में छुपते हो, वीर। क्या तुम में सच का सामना करने की हिम्मत है? वीर पीछे हट गया, पर आरव ने कदम आगे रखे। यह सिर्फ भ्रम है। इसे तुम्हारे डर पर हावी मत होने दो। वीर ने गहरी सांस ली, अपनी छाया की आंखों में देखा और दृढ़ता से बोला, हाँ, मैं डरता हूं कि मैं किसी को बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन अब छुपना नहीं। मैं जो हूं उसके साथ खड़ा रहूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, प्रतिबिंब पानी में लौट गया और सतह शांत हो गई। टीम ने राहत की सांस ली, लेकिन वे जानते थे कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। प्रतिबिंबों की गुफा के भीतर अभी न जाने कितनी परतें उनका इंतजार कर रही थी, और उसके पार नीर का मंदिर। धुंध और पानी के इस खेल में सच्चाई और साहस ही उनका सबसे बड़ा हथियार थे। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 46, प्रतिबिंबों का दूसरा दरवाजा। वीर का प्रतिबिंब शांत होते ही पानी की सतह पर हल्की नीली रेखा उभरी। वह एक पतली धार की तरह घूमती घूमती गुफा के भीतर आगे बढ़ गई, जैसे अगले द्वार तक उन्हें बुला रही हो। आरव ने इशारा किया, सावधान। यह गुफा जितनी सुंदर लगती है, उतनी ही छलपूर्ण है। अन्वी ने हल्के से सिर हिलाया, उसकी हथेली अब भी आरव की पकड़ में थी। सिया और लिरा पीछे पीछे थीं, दोनों की नजरें पानी पर टिक गईं। अचानक पानी के घेरे से सिया की आकृति बाहर आई। वह औरत उसकी तरह दिखती थी, पर चेहरा कठोर और आंखें ठंडी थीं। तुम हमेशा सबको बचाने की कोशिश करती हो, प्रतिबिंब बोला। पर खुद को बचाना कब सीखोगी? सिया ने पलकें झपकाईं। उसके मन में अतीत की एक घटना उभर आई। वह रात जब उसने अपने गांव में आग से कई बच्चों को निकाला था, लेकिन एक को नहीं बचा पाई थी। उसकी मुट्ठियां कस गईं। मैंने अपनी गलती से सीखा है, उसने धीरे पर मजबूती से कहा। अब मैं उसे अपने दिल की सजा बनकर नहीं रहने दूंगी। मैं जो कर सकती हूँ, वो करती रहूंगी। प्रतिबिंब की कठोरता पिघल गई, और वह फिर से पानी में समा गया। अगली बारी लिरा की थी। पानी में से एक औरत निकली, जो लिरा जैसी ही थी, लेकिन उसके बाल काले, आंखों में ठंडी चमक थी। तुम खुद को उनकी साथी कहती हो, वह बोली। लेकिन भीतर से तुम डरती हो कि अगर नीर को बचाने के लिए तुम्हारा अंश देना पड़ा तो वे तुम्हें छोड़ देंगे। लिरा के होंठ कांपे। उसने आरव और अन्वी की ओर देखा, फिर प्रतिबिंब को सीधी नजर से देखा। हाँ, मैं डरती हूँ। पर वे मुझे छोड़ेंगे या नहीं, उससे पहले मुझे सही काम करना होगा। मेरे भीतर जो शक्ति है, वह सिर्फ मेरी नहीं, यह जिम्मेदारी है। उसकी आवाज स्थिर हुई, और प्रतिबिंब फीकी धुंध में घुल गया। गुफा अब और गहरी हो गई थी। पानी के बीच एक पत्थर का पुल दिखाई दिया, जिस पर नीली रोशनी चमक रही थी। ऋषि ने दूर से कहा, आरव, अन्वी, यह तुम्हारी बारी है। इस पुल पर सिर्फ वे चल सकते हैं जिनका दिल साफ हो। आरव और अन्वी ने एक दूसरे की ओर देखा और 7 कदम बढ़ाए। पानी में उनका प्रतिबिंब उभरा, लेकिन इस बार वे दोनों साथ थे, और उनके पास एक और छाया खड़ी थी।
वह छाया उस भविष्य जैसी लग रही थी जिसमें वे एक दूसरे को खो चुके हों। छाया बोली, क्या तुम दोनों सच में एक दूसरे के दर्द को झेलने के लिए तैयार हो? अगर आगे बढ़े तो यह सफर तुम्हारे प्यार को तोड़ सकता है। अन्वी का गला सूख गया, पर उसने आरव का हाथ और कसकर पकड़ लिया। हम पहले ही बहुत कुछ झेल चुके हैं, उसने कहा। अगर प्यार इतना नाजुक होता तो अब तक टूट चुका होता। हम साथ रहेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। आरव ने उसकी ओर देखा, आंखों में भरोसा था। हाँ, हम साथ हैं। यही हमारी ताकत है। प्रतिबिंब मुस्कराया और एक चमक में गायब हो गया। पुल की रोशनी और गहरी हो गई, उन्हें आगे बुलाती हुई। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 47, नीर के मंदिर का द्वार। पुल पार करते ही पानी की सतह पर हल्की सी लहरें उठीं और नीली चमक एक सीढ़ीनुमा रास्ते में बदल गई। टीम सावधानी से नीचे उतरी। धीरे धीरे धुंध पतली होने लगी और सामने एक खुला मैदान दिखाई दिया। हवा में नमकीन सी खुशबू थी और दूर से झरने के गिरने की आवाज आ रही थी। चारों ओर सफेद पत्थरों की दीवारें थीं, जिन पर चमकदार नीले शिलालेख उकेरे थे। ऋषि ने उन पर नजर डाली और बोला, ये नीर के प्राचीन रक्षक चिन्ह हैं। मतलब हम करीब हैं। मैदान के बीचों बीच एक बड़ी चट्टान थी, जो साधारण दिखती थी लेकिन उसके किनारों से हल्की नीली धड़कन सी चमक उठ रही थी। लिरा ने झुककर उसे ध्यान से देखा। यह साधारण चट्टान नहीं, यह द्वार है। इसे खोलने के लिए जल और साहस दोनों का मंत्र चाहिए। सिया ने चारों ओर देखा। मंत्र तो ऋषि बताएंगे, पर साहस का हिस्सा किसका होगा? ऋषि ने कहा, द्वार तभी खुलेगा जब कोई अपने दिल का सच्चा इरादा यहाँ रखे। झूठ या डर से भरे व्यक्ति के लिए यह चट्टान हमेशा पत्थर ही रहेगी। लिरा आगे बढ़ी। उसकी आंखों में दृढ़ता और हल्का सा डर मिला हुआ था। यह द्वार मेरी जिम्मेदारी है। अगर मैं पीछे हटी तो नीर हमेशा कैद रहेगा। उसने हाथ बढ़ाकर चट्टान की ठंडी सतह को छुआ। एक नीली लहर उसके स्पर्श से फैल गई। नीर, उसने फुसफुसाया, मैं तुम्हें मुक्त करूंगी, लेकिन अपने दोस्तों की कीमत पर नहीं। मैं अपना अंश तभी दूंगी जब रास्ता और कोई न बचे। चट्टान ने मानो उसकी कसम को सुना। उसके भीतर से एक धीमी गूंज उठी, पर द्वार अभी पूरी तरह नहीं खुला। चट्टान के ऊपर की सतह पर 3 आकृतियां चमकने लगीं, एक तलवार, एक दिल और एक पानी की बूंद। ऋषि ने अर्थ समझाया। ये प्रतीक बतला रहे हैं। तलवार, साहस का चुनाव। दिल, प्रेम और निष्ठा। बूंद, बलिदान। तुम्हें तय करना होगा कि द्वार खोलने के लिए इनमें से कौन सी ऊर्जा अर्पित करोगे। आरव ने सबकी ओर देखा। अगर हमें नीर तक पहुंचना है तो हमें साथ में फैसला लेना होगा। कोई भी यहाँ अकेला बलिदान नहीं देगा। हम सब मिलकर तय करेंगे कि कौन सी शक्ति चुनी जाए। अन्वी ने उसका हाथ थाम लिया। हम जो भी चुनें, एक दूसरे को खोए बिना करना है। यही इस सफर का मकसद है। टीम के संकल्प के बाद चट्टान की चमक और तेज हो गई। नीले शिलालेखों ने एक वृत्ताकार आकृति बनाई, जिसमें झरने की आवाज अब साफ गूंजने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे द्वार उनका जवाब सुनने को तैयार हो। लिरा ने धीरे धीरे कहा, हमारी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। द्वार के पार सिर्फ नीर का संसार नहीं, बल्कि हमारी सच्चाई भी इंतजार कर रही है। आरव ने सिर हिलाया। तो चलो, उसे दिखाते हैं कि हम अपने डर से भागेंगे नहीं। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 48, चुनाव की घड़ी।
चट्टान पर बने 3 चिन्ह अब धड़कते हुए दिखाई दे रहे थे। तलवार से सुनहरी किरणें फूट रही थी। दिल से हल्की गुलाबी आभा निकल रही थी और पानी की बूंद से नीली धुंध उठ रही थी। ऋषि ने चारों ओर देखते हुए कहा, ये संकेत पूछ रहे हैं, तुम कौन सी शक्ति से आगे बढ़ोगे? सन्नाटा छा गया। सिर्फ पानी की टपकन सुनाई दे रही थी। अन्वी आगे बढ़ी। उसने दिल वाले चिन्ह पर हाथ रखा। हम यहाँ तक आए हैं क्योंकि हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। अगर हमारा चुनाव प्रेम होगा तो शायद यह द्वार हमें बांधने के बजाय मुक्त करेगा। उसकी उंगलियों से गुलाबी रोशनी बहने लगी, लेकिन चिन्ह पूरी तरह नहीं जगा। आरव ने तलवार वाले प्रतीक को देखा। कभी कभी हमें जीतने के लिए डर का सामना करना पड़ता है। नीर को बचाने का रास्ता आसान नहीं, इसके लिए साहस चाहिए। उसने तलवार के ऊपर हथेली रखी। सुनहरी रोशनी उसके हाथों में उतर आई, पर चिन्ह ने भी अपने आप को स्थिर कर लिया। न पूरी तरह खुला, न पूरी तरह बुझा। लिरा की आंखें नीली धुंध को देख रही थी। साहस और प्रेम जरूरी है, लेकिन अगर कोई कीमत न चुकाई जाए तो यह द्वार हमें सच में स्वीकार नहीं करेगा। बलिदान का अर्थ हमेशा खुद को मिटाना नहीं होता, कभी कभी अपने अहम को छोड़ना भी बलिदान है। उसने बूंद के प्रतीक को छुआ। धुंध उसके चारों ओर लहराने लगी, जैसे पूछ रही हो, क्या तुम तैयार हो? जैसे ही तीनों ने अपने अपने चिन्ह को छुआ, द्वार अचानक कांप उठा। पत्थरों के बीच से एक हल्की सरसराहट आई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें परख रही हो। धुंध से एक आकृति उभरी, अर्धपारदर्शी, जल जैसी, जिसके चेहरे पर नीर की हल्की झलक थी। उसने धीरे से कहा, तुम सोचते हो कि एक शक्ति चुननी है, पर सच्चा मार्ग इन तीनों का संगम है। सिर्फ साहस से द्वार टूटेगा, सिर्फ प्रेम से पार मिलेगा, और बलिदान से उसे स्थिरता मिलेगी। ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, हमें एक को चुनने के बजाय तीनों का अंश देना होगा। यही परीक्षा है, क्या हम अपने भीतर के हिस्सों को मिलाकर कुछ बड़ा बना सकते हैं? आरव ने अन्वी का हाथ थामा। लिरा ने दोनों की हथेलियों पर अपनी हथेली रखी। उन्होंने एक साथ फुसफुसाया, साहस, प्रेम और बलिदान, तीनों मिलकर हमारा संकल्प है। जैसे ही उनके शब्द गूंजे, तीनों प्रतीकों से प्रकाश की धाराएं निकली और एक दूसरे में घुलने लगी। सुनहरी, गुलाबी और नीली किरणें घूमकर एक विशाल घेरा बन गईं। द्वार की सतह पिघलने लगी, जैसे पत्थर किसी अदृश्य लहर में बदल रहा हो। धीरे धीरे एक मार्ग खुला, जिसके पार नीला, चमकीला जल संसार चमक रहा था। लिरा ने हल्की सांस छोड़ी। आखिरकार, नीर का संसार। आरव मुस्कुराया, अब असली सफर शुरू होता है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 49, नीर के संसार की पहली सांस। जैसे ही उन्होंने दहलीज पार की, उनके चारों ओर एक पारदर्शी नीली परत फैल गई। पल भर के लिए सब कुछ धीमा लगने लगा, सांस, दिल की धड़कन, यहाँ तक कि हवा का बहाव भी। फिर अचानक रंग उभरने लगे। गहरे फिरोजी जल के बीच तैरते सुनहरे कण, चमचमाती रेत जैसी जमीन, और ऊपर आकाश जो समुद्र की तरह लहरों में हिल रहा था। सारा वातावरण एक ही समय में पानी भी था और हवा भी, मानो वे किसी तरल स्वप्न के भीतर चल रहे हों। चारों ने चारों ओर नजर डाली। झील के किनारे पारदर्शी पौधे उगे थे, जिनकी जड़ें चमकती थी। वहां ऐसे फूल थे जिनकी पंखुड़ियां लहरों की तरह झूमती और हल्की घंटियों जैसी ध्वनि निकालती। दूर एक झरना गिर रहा था, लेकिन पानी नीचे नहीं, ऊपर की ओर बह रहा था।
उस झरने से नन्हे नन्हे प्राणी निकल रहे थे, छोटे मोती जैसे, जो हवा में तैरते हुए चमक छोड़ते। अन्वी ने मंत्रमुग्ध होकर कहा, ये जगह जैसे किसी ने सपनों और यादों को मिलाकर बनाई हो। अचानक नीली झील की सतह पर हल्की तरंग उठी। एक आकृति धीरे धीरे ऊपर आई। शरीर जल जैसा पारदर्शी, आंखें गहरी और शांत। वह नीर नहीं था, पर शायद उसका रक्षक। उसके पास से हल्की धुन सुनाई दे रही थी, जैसे लहरें बोल रही हों। उसने मधुर स्वर में कहा, स्वागत है, यात्रियों। तुमने द्वार को संतुलन से खोला, इसलिए यहाँ की धाराएं तुम्हें स्वीकार करती हैं। पर नीर तक पहुँचना अब भी आसान नहीं। उसकी आत्मा को पाने के लिए तुम्हें इस संसार की 3 परतों से होकर गुजरना होगा। रक्षक ने हाथ फैलाया और उसके हाथ से 3 चमकते गोले बाहर निकले। पहला हरे रंग का, दूसरा चांदी जैसा और तीसरा गहरे नीले रंग का। हर परत तुम्हारे दिल के एक पहलू को परखेगी। पहली, विश्वास की। दूसरी, सत्य की। तीसरी, क्षमा की। अगर तुम्हें ये तीनों नहीं हुए, तो नीर तक पहुंचने से पहले यह संसार तुम्हें भटका देगा। लिरा ने गंभीर होकर कहा, तो ये परीक्षा सिर्फ जादू नहीं, हमारे भीतर के सच की है। आरव ने गहरी सांस ली और बाकी तीनों की ओर देखा। हम यहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि हम एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। इन परतों का सामना भी हम साथ करेंगे। ऋषि ने झरने के पार एक संकरी पगडंडी की ओर इशारा किया। वह रास्ता पहली परत तक ले जाएगा। हमें विश्वास का इम्तिहान पहले देना होगा। अन्वी ने हल्की मुस्कान दी। और इस बार हमें सिर्फ जीतना नहीं, बल्कि इस जगह की आत्मा को समझना भी है। जानिए नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर 50, विश्वास की परत। आरव, अन्वी, लिरा और ऋषि उस संकरी पगडंडी पर धीरे धीरे बढ़े। चारों ओर पानी की पतली परत तैर रही थी, लेकिन उनके पैरों के नीचे ठोस जमीन जैसी अनुभूति हो रही थी। ऊपर नीला आकाश लहरों की तरह बदलता और उनके हर कदम पर रंग बदल देता। यह रास्ता जिंदा है, अन्वी ने फुसफुसाया। ऋषि ने सिर हिलाया, यह हमारी धड़कनों को पढ़ रहा है। अगर डर या शक ज्यादा हुआ, तो ये पगडंडी बिखर जाएगी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनके सामने पारदर्शी दीवारें बनने लगी। हर दीवार के भीतर किसी का अतीत चमकने लगा। आरव ने देखा एक दृश्य, जब उसने डर की वजह से अन्वी से सच छुपाया था। अन्वी की दीवार पर बचपन की वह घड़ी उभर आई, जब उसने अपने भाई को बचाने के लिए खुद को दोषी ठहराया था। लिरा की दीवार पर उसके गुरु की छवि आई, जिन्होंने कहा था, भरोसा सबसे बड़ा जादू है, पर सबसे नाजुक भी। ऋषि के सामने वह पल था, जब उसने अपने शिष्य को गलत राह से रोकने में देर कर दी थी। सभी की आंखों में बेचैनी तैर गई। एक आवाज गूंजी, मानो हवा बोल रही हो। विश्वास कोई वचन नहीं, वह एहसास है जिसे तुम निभाने का चुनाव करते हो। यहाँ से आगे जाने के लिए तुम्हें अपने डर को उजागर करना होगा, और यह मानना होगा कि दूसरे तुम्हें गिरने नहीं देंगे। आरव ने गहरी सांस ली। मैंने पहले कई बार तुम्हें चोट पहुंचाई, अन्वी, पर आज मैं तुम्हारे सामने अपने सारे डर छोड़ता हूं। अन्वी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। मैं भी तुम्हारे संदेहों से नहीं डरती। हम एक दूसरे के अंधेरे को भी स्वीकार सकते हैं। लिरा और ऋषि ने भी अपने रहस्यों को साझा किया। लिरा ने अपनी असफलताओं का बोझ उतारा, ऋषि ने अपनी पुरानी भूलों का। जैसे ही चारों ने एक दूसरे को अपनी सच्चाई दी, उनके बीच एक हल्की रोशनी फैलने लगी। पगडंडी के बीच एक पारदर्शी पुल उभरा, जो अगले हिस्से की ओर जाता था। अन्वी ने मुस्कुराकर कहा,
शायद यही असली जादू है, भरोसा। आरव ने उसका हाथ थाम लिया। और यही हमें नीर तक ले जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर में और भी दिलचस्प मोड़ आने वाले हैं। आज का एपिसोड कैसा लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।